सर साहब, पूरी दुनिया इस वक्त जैसे एक जंग की सी हालत में है। अमेरिका और चाइना टैरिफ्स के मामले पर लगे हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान एक अलग महाज छिड़ा है। एक खिता जहां रिवायती हरीफ बहुत अरसे से आमने सामने नहीं आए थे, बेशक उनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे या सबसे निचले लेवल पर थे, उस खिते में अब तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन खदशात जाहिर किए जा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी डॉट्स कनेक्ट करके जिन्हें देखा जाता तो ऐसे लगता था ऐसा कुछ होने वाला है। आप अपने तज्जियों में भी ऐसे इशारे देते आए हैं। अब यकदम वो हुआ जिसका डर था, पहलगाम इंसिडेंट, जिसको लेकर भारतीय मीडिया ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सुराग लगाए या तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा चुका है। फौरी तौर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हैं इंडियन कैबिनेट की, वो भी हुई। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ वहाँ मीटिंग भी हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सब मिलकर बैठे। बट जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं और जो सबके जहनों में है, सरहद के इस पार भी उस पार भी, वो ये है कि क्या ये एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया की तरफ से, या फिर इसके पीछे वही इंडिया का रेटरिक है कि पाकिस्तान ये दहशतगर्द एक्सपोर्ट कर रहा है। सब ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं इसका ब्लूप्रिंट। आयशा, हाँ सही कह रही हो कि इस वक्त जो सवाल खड़े हुए हैं, 3-4 सवाल खड़े हो गए ना जी। एक तो ये है कि ये किसने किया है, फिर ये है कि ये क्यों किया, अगर किसने किया है तो इसने भी किया, क्यों किया जी। फिर ये है कि इसके नताइज क्या होंगे हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तल्लुकात के लिए। तो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जी। मेरा ख्याल है सबका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। सो पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ है कि ये किसने किया। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ जी, और उस वक़्त सभी यही कह रहे थे कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है जी। जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट, जी बिल्कुल, जो जाफर एक्सप्रेस वाला। और कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि बलोच मिलिटेंट्स को हथियार और पैसे जो है वो इंडिया की रॉ दे रही है और इस मामले को तेज़ कर रही है। उसके पीछे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का भी फ़लसफ़ा सामने रखा जाता था कि ऑफेंसिव डिफेंस, कि हम तो अब करेंगे ये जी, और हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बहुत हो गया, ठीक। तो वो तो बात समझ आती थी कि वो तो खुद कहते थे हम करेंगे जी, और फिर ऐसे हथियार और ऐसी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग जो थी वो तो गारों में तो नहीं मिलती ना, वो कैंपों में भी नहीं मिलती जो कि आप रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं, वो तो फॉरेन ममालिक ही दे सकते हैं आपको। सो वो तो हमारी तरफ से तो ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि इंडिया का एक हाथ है टीटीपी को भी सपोर्ट करने में और बलोच को भी जी। मगर हमने इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, महाज नहीं बनाया, हमने नहीं महाज बनाया था। हमने हिंदुस्तान को डायरेक्ट अटैक नहीं की थी, चार्जशीट नहीं की थी। मुल्क के अंदर हम ये चार्जशीट करते थे कि देखें हम तो कोशिश कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मगर करें क्या, उनको सपोर्ट मिल रही है इधर से उधर से। मगर ये नहीं हमने कभी किया कि जी हम हिंदुस्तान ये कर रहा है और हम अपने तल्लुकात ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके बरक्स हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि, और ये जनरल बाजवा के ज़माने से ये बात चल रही है कि एक तो सीज़ फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल जी, ये कि इसको बरकरार रखा जाए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट थी। और वही पॉलिसी जो उसके बाद भी जो आर्मी चीफ आए हैं उनकी भी वही पॉलिसी थी कि कोई ज़रूरत नहीं इंडिया को प्रोवोक करने की। अब इसको ये बॉर्डर स्टिचअप ही होना चाहिए, इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है जी। हमारे जो मसले हैं वो दूसरे बॉर्डर पे, हमारे टीटीपी के साथ मसले हैं, अफ़गानिस्तान के साथ मसले हैं, और फिर ये जो बलोच लिबरेशन फ्रंट बनी हुई है इसके साथ मसले। ठीक है, लोग इनको मदद करते हैं, मगर ये हमारे अपने मसले हैं, इनको हम हल करेंगे। वेस्टर्न बॉर्डर को स्टिचअप करना था, दीवार भी बनानी थी, फेंसिंग भी करनी थी, अब हमारी फोर्सेस भी वहाँ स्टेशनड है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हमारा किसी सूरत में भी ये इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिया के साथ कोई पंगा लिया जाए या इंडिया को अटैक किया जाए, क्योंकि हमें शक था कि इनका हाथ है, मगर हमने फिर भी नहीं किया। मगर जब ये बलूचिस्तान वाला मामला हुआ तो उस वक़्त बहुत गुस्सा था, और उस वक़्त ये भी सोचा जा रहा था कि अब हम क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो करना है, डिटरेंस तो करनी है। ये तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, इस दफ़ा ट्रेन के ऊपर इतना कुछ हो गया, कल को कुछ और हो जाएगा, हॉस्टेजेस लेने शुरू कर दें। मगर ज़्यादातर उस वक़्त भी एम्फोसिस टीटीपी पे था कि टीटीपी को किस तरीके से रोका जाए और अफ़गान हुकूमत को अपने साथ लिया जाए ताकि ये लोग इस किस्म के काम ना कर सके उनकी सरजमीन से। तो इसीलिए फिर वो
मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, डार साहब भी गए, ये भी सब कुछ हुआ, जी, सादिक साहब भी गए, 2-3 ट्रिप्स हो गई, ये चीज़ चल रही थी। मगर उस वक़्त ये भी बात हो रही थी कि अगर हिंदुस्तान ने कंटिन्यू किया ऐसी बात, और भी इस किस्म के हादसे हुए और भी एविडेंस मिली, तो फिर पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है। तो फिर अगर आप ये इसको ऐसे चलाएंगे, यही करेंगे, तो फिर हम भी सोचेंगे कि फिर हम भी फिर कुछ करें आपके खिलाफ, टिट फॉर टैट। मगर अभी तो उधर बात पहुंची नहीं थी कि टिट फॉर टैट हो या इस किस्म की बात हो, बिकॉज हमारा फोकस सारा अफगानिस्तान की तरफ जी। और ये मामला हो गया है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया जी। सो इसलिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा लेना। और उसके अंदरूनी मामलात बड़े प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त, आपको पता ही है, काफ़ी पोलराइजेशन हुई हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ मसले बने हुए हैं, ईरान के साथ भी मसले बने हुए हैं, और दहशतगर्दी जो है वो ईरान की तरफ से भी आ रही है, वहाँ भी घुस बैठी हैं जो ये BLA वाले वहाँ से आते हैं अफगानिस्तान। तो हमारा इशू इज़ ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, आवर इशू इज़ नॉट ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। और इसीलिए वो जो सीज फायर है उसको बरकरार रखा। हाँ, 2021 में जो हुआ था। तो कोई चेंज नहीं है टुवर्ड्स इंडिया पॉलिसी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता तजारत भी खोलनी शुरू हो गई थी, हालांकि बंद हो गई थी तजारत 2019 के बाद जब इंडिया ने कश्मीर को हजम कर लिया इलीगली, मगर उसके बाद सारी तजारत बंद होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता नेसेसिटीज़ के लिए पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने रोका था तजारत को, तो फिर पाकिस्तान ने खोलना शुरू कर दिया। अब तजारत हल्की हल्की हो रही है, कुछ डायरेक्ट हो रही है, कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए हो रही है, कुछ दुबई वगैरह के जरिए हो रही है। वो भी अगर चाहे पाकिस्तान तो रोक सकता है, मगर उसको नहीं रोका गया। तो पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए या उसको कोई इस किस्म की गुजर लगाई जाए, इस वक्त तक कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर ऐसी बात है तो फिर इंडिया ने ये क्यों एकदम हो गया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे क्यों लग रहा है। ये समझता हूँ कि जब आप स्टडी करते हैं इंडियन रियासत की पॉलिसी तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वो थ्रू आउट ये कोशिश उनकी ये होती है कि अमेरिका की हमदर्दी उनके साथ हो, पाकिस्तान से दूर हो जाए अमेरिका। पाकिस्तान की और अमेरिका की तल्लुकात वो पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान तो चाइना कैंप में है, हम अमेरिका कैंप में हैं, तो क्लियर कट हो पाकिस्तान खेलता है दोनों कैंप्स में। वो इंडिया को बात पसंद नहीं आती। फिर पाकिस्तान के पास अमेरिकन हथियार हैं जो कि इंडिया चाहता है कि वो उनसे छीन लिए जाएं या उनको इस्तेमाल ना करने दिया जाए, F-16 वगैरह एंड सो ऑन। तो इंडिया की यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरार डाली जाए ताकि वो बिल्कुल क्लियर कट बात हो जाए। अच्छा, मगर ये होता नहीं है। अब आपको याद होगा 2000 में बिल क्लिंटन आए थे, यहाँ मुशर्रफ का दौर था। बिल क्लिंटन आए, इंडिया की ट्रिप थी, इंडिया ने पूरी कोशिश की बिल क्लिंटन को कहने की कि आप पाकिस्तान मत जाएं। उस वक्त ये बड़ी डिबेट चल रही थी अमेरिका में भी कि क्लिंटन को जाना चाहिए, और अगर ये क्लिंटन पाकिस्तान जाता है तो फिर इसका ये मतलब है कि मिलिट्री गवर्नमेंट को तस्लीम कर रहा है एक किस्म का। वही मिलिट्री गवर्नमेंट जिसने नवाज शरीफ को जेल में डाला था, और वही नवाज शरीफ जो कि अमेरिका से इमदाद लेने गया था और क्लिंटन ने उनकी इमदाद दी थी कारगिल के ऊपर। ठीक, तो अब ये है कि तो उस वक्त क्लिंटन ऐसे था, और जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तो हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि क्लिंटन को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। और उस वक्त आपको याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसे कहते हैं 36 सिंहपुरा 2000 में, जब क्लिंटन वहाँ इंडिया में था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया आता है और एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, 30, 35, 40 सिख मारे जाते हैं, और इल्ज़ाम इंडिया पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुजाहिदीन आए थे उनकी तरफ से ये हो रहा है और पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। मगर उसके बाद इंडिया ने तो पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर पिन किया जाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलना शुरू हुआ कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो सिर्फ क्लिंटन को इम्प्रेस करने के लिए और उनको मनाने के लिए कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है, आप मत जाए वहाँ। पर आपको याद होगा क्लिंटन ने फिर फैसला किया कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान। वो 5 घंटे के लिए आए, उन्होंने बात की मुशर्रफ के साथ वगैरह वगैरह, और 5 घंटे के बाद वो चले गए। तो वो आए, इंडिया इसके बरक्स के इंडिया का बड़ा प्रेशर था कि मत जाए वहाँ, आइसोलेट करें पाकिस्तान को, टेररिस्ट कंट्री वगैरह वगैरह। वो क्यों आए? एक किताब शाया हुई, उसके किताब का ऑथर थी मैडलिन ऑलब्राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी क्लिंटन के ज़माने में। उसका नाम था द माइटी एंड द ऑल माइटी। उसमें उन्होंने कहा कि क्लिंटन ने ये कहा है, क्लिंटन को कोट करती है वो किताब। उसमें वो कहते हैं
कि क्लिंटन ये समझता था कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया, इसीलिए क्लिंटन चला गया था पाकिस्तान। क्लिंटन का ये ख्याल था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि उनकी CIA की भी तो इंटेलिजेंस थी ना, उन्होंने फौरन बता दिया होगा क्लिंटन को। तो क्लिंटन ने फिर ये फैसला किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और वो चला गया, और वो यकीन उसने आप कभी तक यकीन नहीं किया। अच्छा, अब ये जब ये किताब में ये बात छपी और ये इंडिया में किताब रीप्रिंट हुई, जब रीप्रिंट हुई तो इंडियन गवर्नमेंट तो पागल हो गई, उन्होंने कहा यार एक ही हो गया हमने तो इसलिए फिर वो किताब में से ये जो क्लिंटन वाला हिस्सा था वो डिलीट कर दिया गया। अच्छा, उसको निकाला गया, वो छप चुकी थी, फिर वापस बुलाई गई और उसको रिमूव किया गया ये चीज़। मगर तो ये इस किस्म की चीज़ें भी होती रही हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब ये इंसिडेंट हुआ 2000 में, तो इंडियन आर्मी ने कहा हमने 5 जिहादी पकड़ लिए जी, और जिन्होंने ये किया था, और उनको हमने मार दिया। ठीक, तो लोगों ने कहा लोगों जी फर्दर प्रूफ के पाकिस्तान से आए थे ये, जी जी, यही इल्ज़ाम लगाया, और उनकी ID शाइडीज बनो के उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से आए थे, ये थे। मगर उसके बाद क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन, एक साहब थे जो कि इंडियन हैं और उनका एक किताब शाया की उन्होंने भी, उनका नाम है पंकज मिश्रा। उन्होंने एक किताब की द वेस्ट टेम्पटेशंस। तो वो किताब में लिखा है कि मैं गया, वो लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट है, राइटर है, वो गए, कहते हैं मैं गया वहाँ इन्वेस्टिगेट करने। अच्छा, और एक कोर्ट ऑर्डर लिया मैंने कि वो जो 5 लोग जो शहीद किए गए थे या मारे गए थे बाय द इंडियन फोर्सेस, कि उनकी बॉडीज़ को निकाला जाए और एग्ज्यूम किया जाए और पता किया जाए कि कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वो फिर उसने जब वो किया तो पूरी कोर्ट ऑर्डर लेके गया, और उसके बाद जो रिपोर्ट उसने जो लिखी, उसने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये लोकल्स थे, ये बिल्कुल पाकिस्तान से नहीं आए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब इस किस्म की बातें भी होती रही हैं। बाद में स्ट्रोब टॉलबर्ट जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे एट सम स्टेज अगेन इन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, स्ट्रोब टॉलबर्ट ने भी इस बात को तस्लीम किया कि बिल क्लिंटन ये समझते थे कि ये बिल्कुल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने किया है, और ये फौजियों ने किया है। अच्छा। फॉल्स फ्लैग था, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ था। तो इसके ऊपर तो काफ़ी इंडिया में भी डिबेट चली, मगर इंडियन मीडिया ने इसको कवर करने की कोशिश की। तो अब बात ये, आज JD वैंस आया हुआ है, ठीक, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि इंडिया टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका में भी और कनाडा में भी, UK में भी। तो इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम है। इंडिया बहुत नाराज़ है क्योंकि तीनों मुल्कों ने काफ़ी टफ लाइन ली हुई है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सिखों के खिलाफ ये कर रहे हैं इंडिया की टेररिज्म। पाकिस्तान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने जो हमारे एक्स जिहादी हैं उनको यहाँ टारगेट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ भी 5-6 लोग ऐसे मारे गए हैं, टारगेटेड शूटिंग्स हुई हैं जो एक्स जिहादी हैं। और इंडिया वाले फ़ख्र लेते हैं इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमने टारगेट करके मारे हैं वो लोग जो इनके ख्याल में जिन्होंने मुंबई किया था या मुंबई के पीछे थे, क्योंकि मुंबई वाले तो वहीं मारे गए थे। 2008 में मुंबई हुआ जी। तो इंडिया तो खुद कहता है कि हम टारगेट कर किलिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो जब वक्त आता है तो बड़ी फ़ख्र से कहते हैं, अदरवाइज डिनाई करते हैं। तो अब बात यह है कि एक तो JD वैंस आया हुआ है, JD वैंस को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ्स के ऊपर आप हाथ हौली रखें, ठीक, एक। दूसरा ये कि ये देखें पाकिस्तान को सेंसर करें, ये पहले भी उन्होंने ये ट्राई किया था, अब फिर ये ट्राई कर रहे हैं क्योंकि JD वैंस आया हुआ है, और JD वैंस का सॉफ्ट कॉर्नर है, उनकी जो एहलिया है वो इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, एंड सो ऑन। तो JD वैंस को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है, उन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा वक्त है हमें ये करने का। कोई एक स्टेटमेंट आ जाए उनकी तरफ से। कोई वैंस ने कभी नहीं कहा कि ये हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया, सारे कंडेम तो कर रहे हैं, मगर किसी ने ये अभी नहीं कहा कि ये हम अग्री करते हैं इंडिया के साथ कि ये पाकिस्तान ने किया। तो एक तो ये कि ये बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है जो 2000 में हुआ था जी। और अब जो यहाँ जो गैप्स हैं इसके अंदर, वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों इस वक्त इन्होंने क्यों ये इस वक्त किया। अच्छा देखिए, इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान में इनका हाथ है जी। उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए आपने कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ इधर है। वो जो सारा एक बयानिया बन रहा था ना कि इंडिया बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, वो बयानिया को बेरी करने के लिए, दफनाने के लिए उन्होंने ये कर दिया कि देखिए, और ये कितना बड़ा तो, और ये सिविलियंस को अटैक करके हिंदू मुस्लिम किस्म की एक चीज़ बना दी जी। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ दैट डिफ्लेक्शन कि उधर से टेंशन हटे, इधर आए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको पता है कि वक्फ बिल इंडिया के अंदर
इस वक्त उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है, उसके अंदर भी हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि बिहार के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वहाँ बहुत क्रिटिकल इलेक्शंस है बिहार में। वहाँ भी जो मुस्लिम वोट है आयशा, वो बहुत मैटर करेगा। और ये जो पुरानी 20 साल की जो एक अरेंजमेंट चल रहा है बिटवीन बीजेपी एंड नीतीश कुमार, तो वो इस वक्त बड़ा खतरे में है। तो लगता है ऐसे है कि ये जीत नहीं सकेंगे। और जो यूनाइटेड फ्रंट है और कांग्रेस का जो जनता दल और कांग्रेस का जो अलायंस है वो शायद बिहार के इलेक्शंस जीत जाए। और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्होंने वहाँ हिंदू वोट को पक्का करने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए इन्होंने ये वक्फ बिल और बिहार के इलेक्शन को सामने रख के ये भी किया है कि ये एंटी मुस्लिम, ये एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट बने ताकि हिंदू और भी लार्ज नंबर्स में निकले वहाँ और बीजेपी के लिए वोट करें। तो एक तो ये भी बिहार इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि बिहार को आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन इसलिए भी है कि वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। वो एक तो ये कह रहे हैं कि जी हमें फाइनेंशियल पास और मिलने चाहिए, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो अगर बीजेपी हार गई तो बड़ा मसला बन जाएगा बीजेपी के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम वोट जो है उसको अटैक किया जाए, हिंदू वोट को निकाला जाए और एक एंटी मुस्लिम एक फ्रंट भी बनाया जाए। सो आई थिंक बिहार इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन दिस। अभी फरवरी में नरेंद्र मोदी बिहार में गए हुए थे, नीतीश के साथ कैनवसिंग कर रहे थे। तो ये वो भी टाइमिंग इसकी है कि अगले अक्टूबर में ये इलेक्शन होने हैं वहाँ, तो उससे पहले एक मोमेंटम भी बिल्डअप करना। कल भी वहीं थे नीतीश के साथ। तो एक तो बिहार इलेक्शंस, वक्फ बिल, ये सारे टाइमिंग्स जो है ना, दे वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तीर से कई शिकार। हाँ, कई शिकार। आगे आइए आप कि मेरा ख्याल है आखिरी बात यह है कि हमारे जो चीफ की जो स्पीच थी, उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर अच्छा वक्त नहीं हो सकता। काफ़ी वो अग्रेसिव किस्म की स्पीच थी तो वो लिबरेशन मूवमेंट के खिलाफ, ये जो टेररिज्म हो रही है वहाँ, उसके खिलाफ थी। ठीक, बट उन्होंने कहा था कश्मीर को हम भूल नहीं सकते। हाँ, हम नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुमने कश्मीर की बात की है, चलो फिर ये देखो हम तुम्हें क्या करते हैं तुम्हारे साथ। तो ये तैयारी की भी होती है पहले से, ये कि जी किसी वक्त भी इस किस्म की चीज़ करनी पड़े तो कर दे। वो सारे प्लान्स बने हुए होते हैं, बटन दबाना होता है और जो प्लान है वो इफेक्ट में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये सोचा, वैंस भी यहाँ है, वक्फ बिल का भी इशू चल रहा है, डिफ्लेक्ट भी करना है। बांग्लादेश के अंदर हमारी लाइन पिट गई है, वहाँ भी बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी चलाई थी, हसीना के साथ सारे अंडे उसकी बास्केट में डाल दिए अब सारे। तो ये काफ़ी तनकीद हो रही थी नरेंद्र मोदी की उस सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि जी एक नया एक शोशा छोड़ दे। और पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान से बड़ा शोशा नहीं है इंडिया के पास। इंडिया में कभी भी और हमेशा यही इस्तेमाल किया जाता है। आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर किसी इलेक्शन में इंडिया का इशू ही नहीं बनता, कश्मीर भी इशू नहीं बनता जी, मगर इंडिया के हर इलेक्शन में पाकिस्तान का इशू बनाते हैं वो, कश्मीर और ये एंटी मुस्लिम इशू बनता है वहाँ। तो मैं ये समझता हूँ फॉर ऑल दीज रीजंस ये बीजेपी ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। और इसमें मेरी ज़हन में तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये डिलिबरेटली किया गया है टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज। और पाकिस्तान वो ओपनली कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना कि जी हम करेंगे कोई जी। अब आगे जो बातें आ रही है कि जी लोग कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि ये जगह जो है 400 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और वहाँ से ही लोग आए हैं और उन्होंने आके ये किया है। तो 7 लाख जो इंडिया कहाँ थी और 3 लेयर सिक्योरिटी है वहाँ पर, 3 लेयर सिक्योरिटी इंडियन ऑपोजिशन कह रही है ये, इंडियन ऑपोजिशन जी। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग वहाँ टूरिज्म के लिए गए हुए थे, वो भी ये कह रहे हैं, उनकी भी ट्वीट्स मैंने देखी है, वो कह रहे हैं हम अभी वहाँ से होके आए हैं। एक बंदा कहता है वहाँ एक शादी थी जिसमें मैंने खुद ही ऑर्गेनाइज की थी उसकी अरेंजमेंट्स। मैं जब वहाँ गया इतनी फौज थी आने में जाने में वहाँ, तो वो कहाँ गई फौज, नजर ही नहीं आ रही। तो ये क्या कि फौज ही गायब हो गई वहाँ से इतनी। और जो भी ये लोग थे 400 किलोमीटर करके वो आए हैं और फिर अपने ID कार्ड भी छोड़ गए वहाँ, कोई अपने पाकिस्तानी रुपए भी वहाँ छोड़ गए जी। सारे इशारे ऐसे दिए हैं जिससे ये साबित हो सके कि लिंक पाकिस्तान के साथ है। तो इंडियन बॉलीवुड वैसे तो फिल्में बनाने के हवाले से आलमी सतह पर पजीराई रखता है, लेकिन इंडियन मीडिया बड़ी अच्छी फिल्में चलाता है।